हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी सीपीसी की क्लास है। सीपीसी आप लोग जानते हैं कि आपका सिविल प्रोसीजर कोड होता है और यह आपका जो है एग्जाम बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को टफ लगता है, लेकिन ये आपका एग्जाम टफ नहीं, बस इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसमें हम आपको जो है जो आपका एग्जाम जैसे हो रहा है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देखकर ये आपको सिंपल से समझ में आ रहा है कि आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है जितना मेन टॉपिक जो है वो पढ़ लीजिए, वहीं से आपके जो है नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो है आपका बहुत कुछ छूट भी जाता है। तो आज हमको जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपका रेलेवेंट है, जो आपका बिल्कुल आना ही आना है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको डिक्री वगैरह के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। डिक्री के बारे में, आदेश के बारे में आपको बता के रखा है। डिक्री और आदेश से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं और ये दो क्वेश्चन आपके जो है 26 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। आपका जो प्राण न्याय का सिद्धांत आपका जो है रेस सब जुडिकाटा है ना, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसको आपका धारा 10 में बताया गया है। किसकी धारा 10 में? सीपीसी की धारा 10 में। और रेस सब जुडिकाटा का आपका मतलब होता है कि न्यायिक विचार के अधीन कोई भी केस आपका जो है वो न्यायिक विचार के अधीन में रखा गया हो। तो ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। और इसकी जो भाषा है, भाषा हम आपको आसानी से समझा दे रहे हैं, लेकिन इसको अगर जो आपको लिखना है, आपको समझ में ना आ रहा, तो पीडीएफ आपके पास गई है, आप पीडीएफ से वहां से लिख सकते हो। एक ही तरह या फिर एक लेवल की अदालत, जैसे आपका एक लेवल की अदालत कौन सी हुई? हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, ये आपकी एक लेवल की अदालत होती है। ठीक है, एक ही तरह की या फिर एक लेवल की अदालत में एक ही मामले में आपका जो फैसला हो जाता है या फिर फैसला आपका वहां पे चल रहा होता है। ठीक है, तो उसमें उसी आरोप के लिए, उसी वाद के लिए दोबारा वहां पे कोई भी वादी जो सेम वादी होगा वो वहां पे अपना जो है फैसला वहां पे मुकदमा नहीं डाल पाएगा। इसका क्या मतलब, इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो, रेस सब जुडिकाटा आपका दो चीजों के लिए बारे में बताता है। नंबर एक पे आपका जो कोई मामला हो, इसकी कंडीशन क्या होती है, कब आपका ये लागू होता है? जब एक तरह के आपके दो मामले हों। ठीक है, एक तरह के दो मामले हों, समान स्तर के कोर्ट हों, वादी और आपका प्रतिवादी, मतलब दो लोग जो होते हैं वादी और प्रतिवादी, वो आपके सेम हो। ठीक है, और एक बार फैसला अगर जो हो गया हो या फिर होना हो, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद उस टाइप के फैसले में जो आपका सेम पोजीशन, सेम जो है आपका कोर्ट पोजीशन है, सेम वादी प्रतिवादी हो, तो वो जो है व्यक्ति दोबारा आपका उस केस को लेकर दोबारा किसी दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यह चीज आपका होता है रेस सब जुडिकाटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे ए और बी नामक एक व्यक्ति है, इसका जो है आपका झगड़ा हुआ कि मान लो दिल्ली में आपका इनका झगड़ा हुआ। ठीक है, और किस बात के लिए? आपका जो है 500 रुपये की खातिर यहाँ पे मान लो झगड़ा हो गया। ठीक, अब इनका केस आपका दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा है, लेकिन ए आपका मान लो दिल्ली का है, बी आपका मान लो कहाँ का? लखनऊ का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। तो अब यहाँ पे दिल्ली में चल रहा है ए और बी का केस। अब बी वाला कह रहा है कि हम जो है यही वाला सेम केस आपका जो है लखनऊ हाई कोर्ट में हम चालू करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वादी और प्रतिवादी ए और बी दोनों सेम है ना, और उनका केस भी आपका सेम है, 500 रुपये का आपका केस है। ठीक है, और सेम लेवल के हैं, लेवल मतलब आपका लखनऊ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली हाई कोर्ट, तो सेम लेवल के हैं, तो इनका केस वहां पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसी चीज को रोक लगाने के लिए आपका रेस सब जुडिकाटा है। ठीक है, और इसको धारा 10 में बताया गया है। आपका धारा 11 में आपका जो है रेस जुडिकाटा को बताया गया है, और यहाँ पे आपका वही चीज़ों को बताया गया है, लेकिन उसमें दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे आपका अंतर होता है कि न्याय आपका जो है न्यायिक विचार के अधीन कोई भी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब होता है कि अर्थ निर्णय, जो वहाँ पे सही निर्णय हुआ है या नहीं हुआ, रेस जुडिकाटा का यहाँ पे यह मतलब निकलता है। और इसको धारा 11 में बताया गया, सीपीसी की धारा 11 में। इसका मतलब होता है कि मामला आपका न्याय निर्णित है, मतलब पहले से उसका फैसला हो चुका है, जो कि सक्षम न्यायालय ने पहले से इसका फैसला कर दिया। सक्षम न्यायालय मतलब जिसके पास जो फैसला करने का अधिकार होता है, उसके पास जो है वो क्षेत्र होता है, वही चीज़ वही फैसला कर सकता है। नियम यह है कि कार्रवाई का बहुलता को रोकने के लिए, ठीक है, और दूसरे मुकदमे पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, लगा देना चाहिए। इसके लिए ये चीज़, मान लीजिए आपका एक तरह का केस है और उसका जब रिजल्ट आ गया, तो सेम जो है चीज़ों को अगर जो अगली कोर्ट में उसी स्तर के कोर्ट में डालोगे तो रिजल्ट तो वही आना है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो है बस केस की बहुलता बढ़ती है, टाइम बेकार होता है। इसी सब चीज के लिए रोकने के लिए आपका धारा 11 है। कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, मामला आपका सीधे और काफी हद तक जो है
बाद में जारी किया गया हो। ठीक है, वाद वही मामला होना चाहिए जो पूर्व वाद में सीधे या फिर रचनात्मक रूप में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष के रूप में प्राप्त किया गया, जारी किया गया। पूर्व का वाद एक ऐसा वाद होता है जिसका निर्णय आपका पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका निर्णय क्या मतलब, ये जैसे मान लो आपका केस हुआ 2016 में, ये आपका पहले ही ऐसे जो है बात का निर्णय आपका हो चुका है, इसी बात का फैसला हो चुका है, मान लो 500 रुपये का। अब वही केस अगर जो मान लो दिल्ली हाई कोर्ट में हो चुका है और वही केस अब जो है 2020 में कर रहे हो और दिल्ली हाई कोर्ट में वही सेम का केस कर रहे हो ना, तो वहाँ पर निर्णय आपका पहले ही हो चुका है, सक्षम कोर्ट के द्वारा हो चुका है। तो बस इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है धारा 11 है आपका। जैसे मानो कि ए व्यक्ति है, ठीक है, उसने बी पर मुकदमा किया, कहाँ पे किया, कोर्ट में किया। ठीक है, और वही जो है क्या हुआ, वही मुकदमा ए व्यक्ति फिर बी पर मुकदमा करता है और कहा, कोर्ट में। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका पहले जो है मान लो पहले क्या हुआ, मुकदमा आपका खारिज हो चुका है। ठीक है, मान लो कोई भी केस आपका हुआ, कोई भी रिजल्ट हुआ, तो मान लो पहले मुकदमा आपका क्या खारिज हो चुका, अगर दोबारा उसको अप्लाई करोगे ना तब भी वो मुकदमा आपका पुनः खारिज कर दिया जाएगा। और ये किसके कारण, ये रे जुडिकाटा के कारण इसको फिर से आपको मुकदमा खारिज किया, मतलब जो पहले से हो चुका है उसी का आपका रिजल्ट आना है। इसी चीज को जो है रे जुडिकाटा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे लिख सकते हो, ए नामक व्यक्ति ने जो है वहाँ पे बी पे जो केस किया, इस टाइप का आपका यहाँ पे कहानी में लिख दो। ठीक है, जैसे आपको हमने यहाँ पे बताया सेम टू सेम आप कहानी के रूप में लिख सकते हो। अब निर्णय होना चाहिए, मामले का निर्णय आपका जो है कैसा होता है इसको देखते हैं। मामले का निर्णय आपका एक्स पार्टी हो सकता है, बर्खास्तगी का हो सकता है, डिक्री द्वारा हो सकता है, या फिर सबूत पेश करने में वादी की विफलता के कारण उसको बर्खास्त हो सकता है। जो आपका निर्णय होता है, मान लीजिए कोर्ट ने कोई पहले निर्णय दिया, वो कैसा होगा, वो आपका 4 टाइप में हो सकता है। आपका एक्स पार्टी हो सकता है, बर्खास्तगी, डिक्री, या फिर सबूत पेश करने के अभाव में उसकी विफलता हो सकता है। तो मान लो एक्स पार्टी हुआ तो क्या हुआ कि पूर्ण के मुकदमे में मामला एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाना चाहिए था, दूसरे के द्वारा स्वीकार या फिर अस्वीकार करना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी के ऊपर केस किया तो वहां पे आपने केस कर दिया, लेकिन दूसरा पक्ष जो है उसको स्वीकार करेगा या फिर अस्वीकार करेगा। बर्खास्तगी, कोई भी आपका मुकदमा जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया। डिक्री के द्वारा आपका मामले जो पहले के मुकदमे में उत्तेजित या फिर बचाव किया जा सकता है। ठीक है, यह होना चाहिए, वो सीधे मामले या फिर काफी हद तक वो विवाद में होने चाहिए। ये चीज आपका यहाँ पे 4 पॉइंट बनते हैं कि आपका निर्णय जो होता है वो किस रूप में हो सकता है। रे जुडिकाटा में आपका जो संशोधन हुआ 1976 में हुआ, इसको यहाँ पे देखते हैं। कार्रवाइयों की बहुलता से बचने के लिए जिला अदालत कोशिश करेंगी कि मुकदमे को जो है उनके बेस पर उसके अदालत में मुकदमे को स्थानांतरित करें, मतलब जो जैसा वहाँ पे मुकदमा हो उसको उसी के कोर्ट में भेजना चाहिए। ये आपका 1976 में आपका संशोधन हुआ था। सिद्धांत अब जो है स्वतंत्र कार्रवाई और निष्पादन कार्रवाई तक भी जो है विस्तारित है। कोई मामला वास्तव में या फिर आपका रचनात्मक रूप से विवाद में हो सकता है, मामला सीधे मुद्दे में हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपका होता है। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, रे जुडिकाटा की वो डेफिनेशन वहाँ पे वही होती है। अब उदाहरण के रूप में क्या लिख सकते हो, जैसे कोई ए नामक व्यक्ति है और वह सी नामक संपत्ति पे जो है करता है, कोई उसकी संपत्ति सी नामक व्यक्ति से मुकदमा करता है और डी का वह भाई है, तो सी ने अपनी संपत्ति बी को दे दिया है। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा, ए संपत्ति लेने को लिए जो है बी पर मुकदमा कर सकता है। अब बी पर मुकदमा करेगा तो बी उसको चाहेगा तो संपत्ति वापस करेगा। ठीक है, मतलब मुकदमा को एक्सेप्ट करेगा और चाहेगा तो उसको निरस्त कर देगा। यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई। अगला आपका पॉइंट है सिविल प्रकृति के वाद। ठीक है, सिविल प्रकृति के आपके वाद क्या होते हैं, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ये आपका जो रे जुडिकाटा आपको बताइए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको ये जो है 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाना। अगला आपका क्वेश्चन है सिविल प्रकृति का जो है सूट। तो इसमें जो है आपका जो है 2 आपके सूट होते हैं, एक आपका सिविल प्रकृति का और एक आपका बिना सिविल प्रकृति का। तो दीवानी अदालत के पास आपका दीवानी प्रकृति के वाद होते हैं, सिविल न्यायालय में सिविल प्रकृति के आपके केस होते हैं। ठीक है, जो वहां पे वर्जित नहीं होते हैं। आपके 1976 में आपके 2 स्पष्टीकरण यहाँ पे जोड़े गए थे। नंबर 1 पे आपका तो ऐसा था कि एक मुकदमा जिनमें संस्थापित या फिर संपत्ति या फिर कार्यालय के अधिकार का विरोध किया जाता है और एक नागरिक प्रकृति का मुकदमा है, भले ही ऐसा अधिकार आपका धार्मिक हो। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एक जोड़ा गया था। और दूसरा 1976 में ये जोड़ा गया कि एक महत्वहीन कि किसी कार्यालय से कोई शुल्क जुड़ा हुआ था या नहीं, तो
तो ऐसा जो है कार्यालय किसी विशेष स्थान से जुड़ा हुआ या नहीं, तो ये भी दोनों चीजें इसी में आपका जोड़ा गया था। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे नागरिक प्रकृति के वाद में आपके कौन कौन से आते हैं, आपका सुख भोग आता है, गोद लेना आता है, विवाह आता है, संपत्ति आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और आपके जो है जो नागरिक प्रकृति के नहीं होते हैं उसमें आपका जो है पुजारी आता है, राजनीतिक द्वारा मंदिर में पूजा करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो वाद में जब जाएंगे तो वहां पे आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा, तो एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख सकते हो। अब साथ में आपका यहाँ पे एक हेडिंग बनती है, जाति से निष्कासन या बहिष्कार। तो एक व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार से वंचित करेगा, एक सूट आपका उसके जो है उसके कानूनी अधिकार से वंचित करेगा जो उसकी स्थिति का हिस्सा है, अतः वह वाद झूठा होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर जो झूठा है, वाद झूठा है, तो उस चीज का क्या निष्कासन हो सकता है। मंदिर की संपत्ति में अगर जो हस्तक्षेप होता है तो वो आपका जो कहाँ पे आता है, तो आपका नागरिक प्रकृति का वह नहीं होता है। ये दो चीजें यहाँ पे लिखना होता है। ये आपका बस केवल छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सिविल प्रकृति के जो वाद होते हैं या सूट होते हैं वो आपके कैसे क्या होते हैं। अगला आपका यहाँ पे है, जैसे कोई भी वाद होता है तो वाद में आपके दो तीन चीजें होती है। नंबर एक पे वाद आपका जो मान लो है कोई वाद है तो इसमें जो है दो लोग होते हैं, एक आपका वादी एक प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी, ठीक है, ठीक है, वादी प्रतिवादी। एक आपका केस मान लो है कि आपका वादी वहां पे उपलब्ध है लेकिन प्रतिवादी भी वहां पे उपलब्ध है, तो वहां पे आपका केस क्या होगा। दूसरा आपका क्या, वादी उपलब्ध है प्रतिवादी नहीं उपलब्ध है, तो आपका केस क्या होगा, ठीक। और एक में आपका है वादी नहीं उपलब्ध है प्रतिवादी आपका उपलब्ध है, तो आपका केस क्या होगा। इन चीजों को देखते हैं कि वाद में प्रतिवादी और वादी की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूट के जो है लिए आपकी पार्टियों की उपस्थिति, जो वादी और प्रतिवादी दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसका क्या मतलब है। सिविल प्रोसीजर के आदेश 9 के अधिनियम 1 के तहत कहा जाएगा कि वाद के पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से या फिर उनके वकील द्वारा उस दिन अदालत में उपस्थित होना चाहिए जिस दिन उनकी तारीख लगी हो, जो संबंध में तय किया गया, मतलब उसी तारीख में किया गया जिस दिन उनको बुलाया गया। यदि वादी या फिर प्रतिवादी में से जब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है, अगर वह उपस्थित नहीं होते तो वहां पे आपका गैर उपस्थित वहां पे बताया जाता है। कोई भी व्यक्ति वहां पे अगर जो उपस्थित नहीं होगा ना तो उसको गैर उपस्थित ही बताया जाएगा, ये चीज यहाँ पे बताया गया। यदि वादी उपस्थित नहीं होता है तो वाद खारिज कर दे। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, क्या, अगर वादी उपस्थित नहीं तो वाद को खारिज कर सकता है, या फिर जब वादी उपस्थित ना हो तो एक पक्षी आदेश वहां पर पारित कर दे। लेकिन एक पक्षी आदेश पारित करने से पहले हमें यह देखना होता है कि वहां पे हमने जो वादी को बुलाया है नहीं बुलाया है, उसको मतलब ऐसा तो नहीं उसको सूचना नहीं गई हो, तो वो आपको वहां पे क्लियर करना होता है। अब वादी आपका जब उपस्थित होता तो क्या होता है और प्रतिवादी आपका जब उपस्थित होता तो क्या होता है। वादी उपस्थित प्रतिवादी अनुपस्थित हो तो एक पक्षी डिक्री लेकर वादी को साबित करना होगा कि वादी को सम्मन प्रतिवादी को आपने सम्मन भेजा है नहीं भेजा है। दो लोग हैं, अगर जो एक उपस्थित है और दूसरा अनुपस्थित है तो दूसरे को चेक करना होगा कि हाँ इसको बुलाया गया नहीं बुलाया गया। वही चीज इसमें बताएगी कि वादी उपस्थित हो मतलब सम्मन उसको भेजा गया नहीं भेजा गया, ये चीज यहाँ पे बताई गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका बनेगा कि यदि सम्मन की तामील साबित हो जाती तो केवल अदालत प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर सकता है और अदालत वादी के पक्ष में एक डिक्री पारित कर सकता है। यह प्रावधान केवल पहली सुनवाई के लिए लागू होता है, ना कि मामले की वाद की सुनवाई के लिए। यहाँ पे आपका केस बनाम माया देवी बनाम लालता प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक से अधिक प्रतिवादी अगर जहाँ पे होते हैं वहां पर ये चीजें आपकी लागू नहीं होती। सेम आपका जो है प्रतिवादी की उपस्थिति में होता है, ठीक है। सीपीसी की धारा 9 के नियम 7 से 11 तक आपका प्रतिवादी की उपस्थिति के बारे में बताया गया, ठीक है। प्रतिवादी उपस्थित होगा, वादी उपस्थित नहीं होगा, तो सेम इसका जो है चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट आपका बनता है, जब दोनों आप जो है पक्षों का उपस्थिति ना हो, जब भाई दोनों पक्ष वहां पे उपस्थित ना होगा तो क्या होगा, केस को जो है या फिर खारिज किया जाएगा या फिर जो है अगले आपकी तारीख वहां पे दी जाएगी। मध्यवर्ती लाभ क्या होता है, मध्यवर्ती लाभ को धारा 2 की उपधारा 12 में बताया गया, सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 12 में बताया गया है। प्यारा लाल बनाम जिया रानी में इसका अर्थ बताया गया, जब कोई पद का नुकसान की वसूली के लिए दावा करता है, जब कोई पक्ष जो है कोई पद के नुकसान की वसूली के लिए दावा करता है, ठीक है, तो एक अतिचारी द्वारा संपत्ति जो मूल रूप से पद से संबंधित थी और वो गलत कब्जे में है, तो वह जो है इस नुकसान का मध्यवर्ती लाभ कहते हैं। इसका क्या मतलब देखिए समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने 1948 से
1950 तक जो है आपने कोई भी ज़मीन है उसको किराया लिया, ठीक है। लेकिन अब 1950 से 1951 तक वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी रही, लेकिन वहाँ पे कोई व्यक्ति वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती या फिर जो है कोई भी रह रहा है कब्जा करके, ठीक है। 1951 से अब वहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ है वहाँ पे आगे जो उसका चीज़ें हुई, तो ये जो बीच का गैप है ना, तो मध्यवर्ती लाभ जो होगा यहाँ से आपका लाभ मध्यवर्ती लाभ निकलता है, इसकी बात मांग की जाती। अपवाद यहाँ पे यह है कि संपत्ति में गलत मालिक द्वारा किए गए सुधारों से प्राप्त लाभ मध्यवर्ती लाभ के दायरे में नहीं आता, कि संपत्ति में गलत मालिक द्वारा किए गए सुधारों से मध्यवर्ती लाभ नहीं होता। मध्यवर्ती लाभ तभी दिया जाता है जब संबंधित संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया हो, जिससे मूल मालिक को उसको अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। धारा 212 के तहत इसको बताया गया है। मध्यवर्ती लाभ की अगर जो गणना करते हैं तो उसमें अलग अलग मामलों के अलग अलग आधार पर उसकी गणना होती है। मध्यवर्ती लाभ का आकलन करने के लिए कोई निश्चित वहाँ पे नियम नहीं है, सब कुछ अदालत जो है डिसाइड करती है कि किसको कौन सा कितना जो है मैटर मिलेगा। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड बनाम सेवन सीज लीजिंग लिमिटेड 2018 में आपका केस हुआ। इसमें अपीली संबंधित संपत्ति का किराएदार था, जिसकी किराएदारी 1986 से शुरू हुई और 1998 में खत्म हुई। उसने मुकदमा जो है 1999 में दायर किया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे केस बना था, ये आप यहाँ पे केस लिख सकते हो। अगला आपका पॉइंट है परिस्थितियां जब मध्यवर्ती लाभ नहीं दिया जाता। परिस्थितियां कौन सी होती है जब मध्यवर्ती लाभ का लाभ नहीं दिया जाता? नंबर 1 पे संयुक्त परिवार की अगर संपत्ति तो उसमें मध्यवर्ती लाभ नहीं मिलता, और पार्टियां जो उसी के संयुक्त कब्जे में हो तो भी वहां पे मध्यवर्ती लाभ नहीं मिलता। पूर्व की संपत्ति के गलत कब्जे के कारण जो मूल मालिक का जो हानि होती है, उसी को जो है जो नुकसान होता है उसी को हम लोग मध्यवर्ती लाभ के रूप में जानते हैं। उसका लाभ को दिलाना मध्यवर्ती लाभ होता है। श्रीमती सुवर्सिनी बनाम एस शंकरम्बा 2018 में इनका केस हुआ। इसमें जो है तेलंगाना उच्च कोर्ट ने कहा कि यदि संपत्ति अचल संपत्ति संयुक्त परिवार से जुड़ी हो और अपीली और प्रतिवादी दोनों ऐसी संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं, अपीली मतलब जो वहाँ पे अपील करता है कि हमको लाभ मिले, और जो है अपीली और वहाँ पे वादी प्रतिवादी मतलब दोनों वहाँ पे संपत्ति से जुड़े हों, तो वहाँ पे वह जो है लाभ का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिवादी स्वयं एक मालिक है, इसलिए यह संपत्ति के गलत कब्जे में नहीं है, ठीक है। जब गलत के कब्जे में होती तो वहाँ पे हमको जो है प्रतिलाभ मध्यवर्ती लाभ मिलता है, लेकिन गलत कब्जे में ही नहीं है तो वहाँ पे मध्यवर्ती लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन जो आपका है विधिक निर्योग्यता, ठीक है। तो निर्योग्यता का आपका सिंपल सा आपका मतलब आप लोग क्या होता है जिसमें आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, ठीक है, मतलब अक्षमता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें यह धारणा होती है कि व्यक्ति अपने अधिकार को समझने में अक्षम होता है, ठीक है, मतलब वह सक्षम नहीं होता, उसका उल्टा अक्षम होता है, तथा इस परिस्थिति में उस व्यक्ति के पक्ष में यदि वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है तो भी वह वाद नहीं ला सकता। मतलब कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे वाद लाने का अधिकार होता है लेकिन वह वाद नहीं ला सकता क्योंकि वह सक्षम नहीं होता है। आपका निर्योग्यता तथा निःशक्तता में आपका अंतर होता है। निर्योग्यता तब प्रभावी रहती है जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम रहते हुए भी वाद नहीं ला सकता, जबकि निःशक्तता के अंदर व्यक्ति बाद में आने में तो विधिक रूप से सक्षम होता है, लेकिन वह उसके शरीर की दशा उसके द्वारा वाद लाने में अवरोध लगाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो निर्योग्यता क्या है, जो व्यक्ति अपना शरीर से भी आपका जो है पूरा जो है एबल है, लेकिन वह जो है वाद नहीं ला सकता। लेकिन निःशक्तता ये होती है जो शरीर से एबल नहीं होता है लेकिन वाद ला सकता है, ठीक है। लेकिन वाद लाएगा कब, जब वहां पे शरीर से एबल जो है अगर तो नहीं होगा तो वाद नहीं ला सकते। ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे एक 16 वर्ष का बालक वाद लाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है, परंतु वह जो है वह 18 साल का नहीं है, अवयस्क है, तो इसलिए वाद नहीं ला सकता। और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो गंभीर बीमारी के कारण या अन्य शारीरिक बीमारी के कारण वहां पे वयस्क है लेकिन वह चल फिर नहीं सकता, तो वह वाद नहीं ला सकता, ठीक है। पर सीमा विधि की धारा 6 विधिक निर्योग्यता के बारे में चर्चा करती है। इस धारा में आवश्यकता, पागलपन, मूढ़ता को विधिक निर्योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। अब ये आपके निर्योग्यता की बातें चल रही थी। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, परिसीमा विधि की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वाद लाने हेतु या किसी अज्ञात का निष्पादन करने हेतु आवेदन करने हेतु वाद कारण उपस्थित
होने की तिथि को इस धारा में वर्णित किसी नियोक्ता को जो है ग्रसित है तो उसके संबंध में परिसीमा अवधि उस अवधि तक रुकी रहेगी जब तक वह विधिक रूप से आपका नियोक्ता से ग्रसित रहता है। ठीक है, यह चीज यहाँ पे बताया गया। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 किसी व्यक्ति की विधिक नियोक्ता की 4 कंडीशन को बताती है। वो 4 कंडीशन क्या है उनको हम यहाँ पे देखते हैं। पहली आपकी कंडीशन होती है जहां एक व्यक्ति को वाद दाखिल करने या फिर किसी अज्ञात के निष्पादन हेतु आवेदन करने का अधिकार है तथा जिस तिथि से समय अवधि के लिए मतलब टाइम पीरियड के लिए उस तिथि को वह व्यक्ति अवयस्क, पागल या फिर मूर्ख है तो नियोक्ता समाप्त होने के पश्चात यदि परिसीमा अवधि अवशेष रहती है तो व्यक्ति द्वारा शेष परिसीमा अवधि के अंतर्गत आवेदन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 नियोक्ता से ग्रसित है अथवा नियोक्ता की समाप्ति के पूर्व दूसरी नियोक्ता वहां पे चालू हो जाती तो वह दोनों नियोक्ता की समाप्ति के बाद ही वाद ला सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है कोई निर्योग्य है किसी भी कारण के लिए और फिर वह दूसरे जो है कारण के लिए फिर भी हो जाता है। ठीक है, मान लो 1 साल तक ये रहा फिर 2 साल के लिए रहा तो या फिर वह वाद 3 साल बाद ला सकता है। ये चीज यहाँ पे बताई गई। तीसरा आपका यहाँ पे पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति की नियोक्ता उसकी मृत्यु तक जो है आजीवन बनी रहती तो उसका विधिक प्रतिनिधि मतलब आपका उसकी मृत्यु के बाद वाद ला सकता है। मतलब उसका जो लॉयर होगा वो वाद ला सकता है, जो उसको लीगल जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, प्रतिनिधि होता है, वो वाद ला सकता है। परंतु यदि उसकी मृत्यु के पश्चात परिसीमा अवधि अवशेष है तो उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा अवशेष समाविधि के अंतर्गत ही वाद लाना होता है या फिर डिक्री के निष्पादन हेतु वह वाद लाएगा। यदि एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यह पाया गया कि उसकी विधिक प्रतिनिधि भी किसी विधिक नियोक्ता से ग्रसित है तो वह परिसीमा अवधि में विस्तार प्राप्त करेगा। मतलब वह टाइम पीरियड में विस्तार प्राप्त कर लेगा कि उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद वह वाद लाएगा। यदि किसी व्यक्ति की विधिक नियोक्ता की समाप्ति पूर्व परिसीमा अवधि समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को विधिक नियोक्ता समाप्त होने के पश्चात उतनी परिसीमा प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा ये चीज बताया गया, अगर जो आप किसी कारण के वश जो है वाद नहीं ला सकते हो तो आपको वहाँ पे टाइम बढ़ाया जाएगा तब आप वाद लेके आओ, या फिर किसी रोग से ग्रस्त हो तो रोग से आप जब सही हो जाओगे तब वाद लेके आओ। यह चीज आपका विधिक नियोक्ता में बताया गया। ठीक है, यह धारा आपका जो होता है वह जो है 3 प्रकार की आपकी चीजों को बयां करती है। एक आपका अवयस्कता, पागलपन, मूढ़ता। आपका अवयस्कता क्या होता है, जो 18 वर्ष से कम होता है, मतलब जो ठीक है वो आपका क्या होता है, सॉरी जो आपका 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है उस व्यक्ति के लिए उसकी संपत्ति या फिर शरीर के संरक्षक नियुक्त किया जाता है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त जिसने नहीं की वह अवयस्क माना जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई। मूड आपका इडियट क्या होता है, इडियट वह जो है जिसको शाश्वत क्षीणता के कारण बुद्धिविहीन हो जाता है। पागल वो भी आप जानते हैं, जहां किसी वाद या फिर आवेदन में एक से अधिक व्यक्ति आपके हितबद्ध मतलब आपके जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो एक से ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, जहां किसी वाद कारण में डिक्री के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्ति हितबद्ध हैं तो उस परिस्थिति में परिसीमा अवधि की संगणना का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको धारा 7 में बताया गया है। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ पे देखना। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है कि आपका परिसीमा क्या होता है। हम लोग परिसीमा की बात करें तो अब हम परिसीमा आपका होता क्या उसके में यहाँ पे चर्चा करते हैं। परिसीमा इसकी जो है कंडीशन से ही समझ में आता है कि आपका परिसीमा क्या है। परिसीमा विधि एक निरोधात्मक विधि है। यह विधि निर्धारित समय पीरियड के पश्चात किसी वाद या फिर विधिक कार्रवाई का संज्ञान लेने से न्यायालय को रोकती है। परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विहित काल निर्धारित आपका समय पीरियड के पश्चात आपका प्रत्येक वाद की गई अपील तथा किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पे प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा अवधि की बात ना यहाँ पे की गई हो। ठीक है, धारा 3 का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस बात से न्यायालय को संतुष्टि करना होगा कि उसके द्वारा दायर किया गया वाद, अपील या फिर उसके द्वारा किया गया आवेदन अधिनियम द्वारा समय निर्धारित के काल के भीतर है। यह चीज यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ये आपका परिसीमा। तो परिसीमा मतलब एक आपकी लिमिटेशन, ठीक है, एक कॉल की, एक आपका टाइम पीरियड की लिमिटेशन। यहाँ पे आपका केस हुआ राजेंद्र बनाम संत सिंह।
इस केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने यह मतलब व्यक्त किया कि न्यायालय यह देखने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि दायर किया गया वाद या फिर जो है दायर की गई अपील निर्धारित समय के भीतर किया गया है या फिर नहीं। इस अधिनियम के अंत में अनुसूची दी गई है, उसमें वाद के जो है भिन्न भिन्न वहाँ पे समय निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार परिसीमा विधि में निर्धारित समय के लिए निर्धारित वहाँ पे टाइम पीरियड निर्धारित केस दिए गए हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है परिसीमा विधि अधिकार नष्ट नहीं करती परंतु उपचार आपके बंधित करती है। इस हेडिंग क्या क्या मतलब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। परिसीमा या फिर आपका परिसीमन के नियम प्राथमिक रूप से आपके प्रक्रिया के नियम होते हैं। परिसीमा विधि ना तो किसी पक्षकार के पक्ष में कोई अधिकार को जो है बताती है और ना ही उनके वाद कारण को सृजित करती है, परंतु यह प्रावधान करती है कि कोई उपचार कुछ निश्चित समय से पूर्व प्राप्त कर लेना चाहिए, ना कि उसके बाद। जैसे कोई भी, जैसे मान लो आपको कोई ऑफर है तो कोई ऑफर है तो उसको एक टाइम पीरियड के अंतर्गत ही आपको प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद नहीं। पर सीमा विधि का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान किया जाए, परंतु यह भी नहीं है कि कोई वर्तमान अधिकार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से लागू करवा लिया जाए। इस प्रकार परिसीमा विधि यह मानकर चलती है कि किसी अधिकार या फिर वाद कारण का अस्तित्व है तो उस वाद कारण लागू कराने हेतु वह शीघ्र उसको लाया जाए। ठीक है, इस अधिनियम के पीछे दो सिद्धांत कार्य करते हैं। नंबर 1 पे आपका राज्य के हित मुकदमेबाजी की समय की पाबंदी लगाने में और दूसरा विधि शतकों की सहायता करती है। ठीक है, जो अपने अधिकारों पर सोते रहते हैं। परिसीमा विधि उपचार आपके जो है परिसीमा विधि सिर्फ उपचार बाधित करती है। इसका क्या मतलब है? परिसीमा विधि एक आपका अधिकार को निर्धारित करने वाले समय पीरियड को बताने वाली आपका उपचार पर प्रतिबंध लगाती है, परंतु एक व्यक्ति किसी अन्य माध्यम से वह अधिकार लागू करवा लेता है तो वह ऐसा अधिकार के लिए स्वतंत्र होती है। परिसीमा अधिनियम का प्रभाव सिर्फ यह है कि वह किसी अधिकार को उसे प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेने से रोकती है यदि उस अधिकार को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित करने के लिए निर्धारित समय पीरियड वहाँ पे समाप्त हो गया हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई और इसको आप पेज नंबर 33 पे आपको एक्सप्लेन से पूरा आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका आता है और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप इसको पढ़ के जाना। ये 20 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आपका अगला आपका क्वेश्चन है वाद विचारण। वाद विचारण क्या है, इसको यहाँ पे देखते हैं। विचारण इन द सेंस कि आपका जो है कोई भी चीज़ है अगर जो वह एक टाइम पीरियड में जो आपका था वो आपका जो है परिसीमा था, लेकिन विचारण मतलब केस पे पहले से ही वहाँ पे चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। ठीक है, किसी केस का विचार विमर्श होना ही आपका वाद विचारण है। यह न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा है। उचित मुद्दों के बिना एक दीवानी मामलों को ठीक से निर्णय लिया जाना मुश्किल होता है। आदेश 14 के नियम 1 से 7 तक प्रकरणों में निर्धारण किया गया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया कि यदि वाद का निर्गमन वाद में उसी रूप से विरचित किया गया है तो तभी वाद का निस्तारण वहाँ पे संभव है। सामान्यतः आपका जो है व्यवहार में कोई भी जज उसकी गंभीरता पर ध्यान नहीं देता है। अब उन्हें दलीलें सुननी होती हैं, तब इन्हें जो है एहसास होता है कि अधिकांश वकील मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। जज स्टेनो की सूची भी देता है। ठीक है, जज स्टेनो की सूची भी देता है जो अधिवक्ताओं द्वारा दी जाती हैं और स्टेनो टाइप किया हुआ होता है। ठीक है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे जज देता है उसको जो है, लेकिन वकील भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आपका जो जज भी ध्यान नहीं देते हैं। इसी के लिए चीज़ों को रखा गया है। आपके मुद्दे क्या हो सकते हैं? मुद्दों के बीच में आपका जब किसी बिंदु पर दो पक्षों के मतभेद होते हैं तो इसे आपका मुद्दा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बिंदु पर पुष्टि और इनकार समस्या पैदा करती हैं, ये आपका मुद्दा होता। प्रस्ताव क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप जो है किसी के सामने उसको रखते हो, उसको आपको प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव आपका प्रपोजल होता है। किसी को आप किसी बात के लिए जो है उसको प्रपोज करते हो तो आपका वो प्रस्ताव होता है। मुद्दे आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। तथ्य का मुद्दा, कानून जारी करना और मिश्रित अंक के मुद्दे आपके हो सकते हैं। सामग्री जिससे मुद्दों को तैयार किया जाता है वो क्या है? निम्नलिखित सामग्री के आधार पर विवादक तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 पर शपथ पत्रों पर किए गए कथनों पर पक्षकार द्वारा चाहे पक्षकार
की ओर से हो, चाहे वह किसी व्यक्ति की ओर से, अधिवक्ताओं की तरफ से हो, वो वहाँ पे कथन किए जा सकते हैं। अभिवचन में लगाए गए आरोप के जो है तहत आपको मुद्दा तैयार किया जा सकता है। एक वाद में पूछे गए प्रश्न उत्तर में जो आपके जो है वहाँ पे आरोप और किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की जो सामग्री होती है उससे भी आपके मुद्दे तैयार, मतलब कोई भी मैटर वो कैसे आपका तैयार होता है वो चीज़ यहाँ पे बताने के लिए आपके 4 कारण हो सकते हैं। मुद्दों को तैयार करने से पहले कानून के शासनादेश का पालन किया जाना चाहिए। मुद्दों को तैयार करने से पहले धारा 89 सीपीसी के आदेश 10 नियम के जो है एक ए से एक सी सीपीसी के आदेश का पालन करना आवश्यक होता है। ये आपके यहाँ पे धारा है, आपको अगर जो याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होती है तो वहाँ पे आप सिंपल सा डालना कि धारा 89 के अंतर्गत आपको ये चीज़ बताई गई है। पालन करना आवश्यक होता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपका एक कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में निर्देश दिया था। ठीक है, आपका क्या निर्देश दिया था ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो ये आपका वाद विचारण में अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो वाद विचारण भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब वहाँ पे आपका जो विचार दिया तो उसमें क्या हुआ, ये प्रावधान न्यायालय पर एक कर्तव्य के रूप में लगाते हैं कि मुद्दों को तैयार किया जाना या विचार किया जाना चाहिए कि यह मामला संदर्भ के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं। ठीक है, न्यायालय की राय से ऊपर का जो है उक्त वाद धारा के तहत वर्णित किसी भी मंच पर भेजने के उपयुक्त नहीं है। ठीक है, 89 सीपीसी की धारा के तहत किसी लिखित रूप में कारण दर्ज कराने के बाद मुद्दे बनाए जा सकते हैं। लिखित रूप में पहले दर्ज कराना होता है। यहाँ यह विचारणीय है कि मध्यस्थता आदि के लिए किसी मामले को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। अगला आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपका है निर्धन व्यक्ति, और निर्धन व्यक्ति से आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो निर्धन व्यक्ति आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। निर्धन व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो निर्धन व्यक्ति आपका सिंपल सा चीज है, तो इसके नाम से तो स्पष्ट हो रहा है निर्धन मतलब वह आपका आर्थिक रूप से कमजोर। तो निर्धन व्यक्ति द्वारा आपका जो वाद होता है उसको यहाँ पे देखिए कि सीपीसी में प्रावधान किया गया कि एक कंगाल को कुछ शर्तों के अधीन मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाने के लिए। एक व्यक्ति कंगाल तब होता है जब उसके पास मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय की शुल्क ना हो। जहां इस तरह का कोई शुल्क निर्धारित नहीं वहां वह व्यक्ति कंगाल है तो उसकी जो पूरी संपत्ति ₹1000 मूल्य से कम है, जिसमें उसके आवश्यक पहनने के कपड़े और निश्चित रूप से सूट का जो है मामला शामिल नहीं है। ठीक है, जो वहां पे उसके कपड़े हैं वो वहां पे उसके शामिल नहीं है। कंगाली की जानकारी के लिए मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, इन्फॉर्मा प्यूपेरिस पर मुकदमा जो करने के लिए छुट्टी के लिए यह आवेदन वाद पत्र में आवश्यक विवरण शामिल होना चाहिए। साथ ही किसी भी चल या फिर अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य के साथ उसका शेड्यूल संलग्न किया जाना चाहिए और उसको सत्यापित होना चाहिए। आवेदन को अदालत में आवेदक या फिर एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो अदालत द्वारा उसके सामने रखे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। क्योंकि देखो कोर्ट वहां से पूछेगा आप निर्धन हो कैसे कहाँ नहीं हो, तो वहां पे अगर जो उसका जो है आप आंसर ही नहीं दे पाओगे तो वहां पे मुकदमा को आगे बढ़ा नहीं पाओगे। आवेदन की जांच की जाती है। यदि आवेदन उचित है तो विधि वह तो उसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, और यदि आवेदन वहां पे गलत है तो वहां पे उसको कैंसिल किया जाता है। आवेदन को आपका खारिज भी किया जा सकता है, क्योंकि यदि इसे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया तो खारिज हो जाएगा। यदि आवेदक नया पाया गया तो वह कंगाल है। यदि आवेदक नया पाया गया, ठीक है, तो वह कंगाल है। यहाँ पे यह भी हो सकता है कि वह कंगाल नहीं है, आवेदक वहाँ पे क्या है। यदि आवेदक ने मुकदमा दायर करने से पहले अगले 2 महीने के भीतर धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति का निपटान किया है तो वहाँ पे आवेदन खारिज हो जाएगा। यदि कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, यदि प्रस्तावित वाद की विषय वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति का हित वहाँ पे स्थानांतरण है तो भी आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है। ठीक है, सुनवाई आपकी कैसे होती है? यदि आवेदन का अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं तो वहाँ पे उसकी सुनवाई होती है। विरोधी पक्ष और सरकार के बीच वहाँ पे फिर आपका मैटर होता है। याचिकाकर्ता नियत दिन पर अदालत किसी भी पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों की जांच करेगी और आवेदक की जांच कर सकती है कि जिसने आवेदन किया है वह कौन है, वह कैसे जांच उसकी सारी कर सकता।
आवेदन की स्वीकृति आपको मिल जाती है। निराशाजनक आपका यह हो सकता है कि यदि वही मुकदमा के दौरान तंग करने वाले अनुचित आचरण का दोषी हो, यदि उसके जो है साधन कंगाल से अधिक हो, तो ये सब चीज़ें आपकी जो है निराशाजनक में की कंडीशन में आ सकती हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आता है निष्पादन। निष्पादन आपका क्या होता है, इसको यहाँ पे देखते हो, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। निष्पादन के संबंध में नियमों को डिक्री पर लागू किया जाता है। राहत डिक्री के निष्पादन के बाद मिलता है। ठीक है, निष्पादन क्या होता है, नियमों को डिक्री पर लागू किया जाता है और राहत आपका डिक्री के निष्पादन के बाद मिलता है। सभी कार्रवाइयों में डिक्री का निष्पादन एक आवश्यक चरण होता है। प्रक्रिया को जो है सावधानी से किया जाना ताकि प्रभावित व्यक्ति के लिए उचित राहत प्रदान की जा सके। प्रक्रिया को कार्रवाई को प्रभावी तेज बनाना वहाँ पे चाहता है। ठीक है, निष्पादन के आपका चुनाव जो है संपत्ति की कुर्की के द्वारा, संपत्ति के कुर्की के बिना, निर्णय, देनदार की गिरफ्तारी, इन सारी चीज़ों से वहाँ पे हो सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 डिक्री को निष्पादित करने से पहले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कुछ प्रश्न वहाँ पे प्रदान करती है, जिनका वहाँ पे प्रश्नों का निर्धारण करना होता है। डिक्री का निष्पादन, डिक्री की संतुष्टि, डिक्री वगैरह को हमने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ। आपका एक साथ निष्पादन भी वहाँ पे हो सकता है, लेकिन नियम 21 के अकॉर्डिंग। अब वहाँ पे चीज़ें न्यायालय के विवेक पर भी वहाँ पे जो डिपेंड करते हैं कि आपको वहाँ पे निष्पादन करता है या फिर निष्पादन नहीं करता, वो निष्पादन करने के लिए वह सक्षम है नहीं है, ये सारी चीज़ें न्यायालय पे आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे जो है यही चीज़ें, निष्पादन आपके जो है डिक्री को निष्पादित करने के तरीके आपके क्या होते हैं। डिक्री को निष्पादित करने के कई तरीके होते हैं। अदालत को डिक्री को निष्पादित करते समय आदेश 21 में उचित नियम जो दिए गए हैं उनका वहाँ पे पालन करता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है गिरफ्तारी और आपका हिरासत क्या होता है, जिसको यहाँ पे हम देखते हैं। गिरफ्तारी और हिरासत की अगर हम बात करते हैं तो गिरफ्तारी को आपने जो है सीआरपीसी में भी देखा था। ठीक है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55 में आपका गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में उपबंध बताए गए हैं। इस धारा के अनुसार निर्णय देनदार को दिन के किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे न्यायालय के समक्ष आपका लाया जा सकता है। निर्णय देनदार की हिरासत सिविल जेल में होनी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए कोई भी अधिकारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आवास घर में प्रवेश नहीं कर सकता। सबके लिए आपकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक बार राशि का भुगतान करने के बाद अधिकारी को निर्णय देनदार को रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, सिविल प्रक्रिया की में आपका आदेश 21 का निर्णय जो नियम आपका 37 निर्णय देनदार को जो जेल में हिरासत के खिलाफ कारण दिखाने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इस नियम के अनुसार जहां सिविल जेल में एक निर्णय देनदार की गिरफ्तारी और हिरासत में पैसे के भुगतान के डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय निर्णय देनदार को कारण बताने का अवसर वहां पे प्रदान करता है। उसे सिविल जेल में क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, ये चीज यहाँ पे बताता है। न्यायालय निर्णय देनदार को एक निर्दिष्ट तिथि पर अदालत के समक्ष पेश करने के लिए नोटिस वहां पे देता है। अदालत कुछ स्थितियों में नोटिस भी नहीं दे सकता है। उदाहरण के लिए अगर अदालत को लगता है कि इसमें निष्पादन की प्रक्रिया में देरी होगी या फिर निर्णय देनदार के भीतर वहां पे उस समय फरार हो जाएगा, तब वहां पे आदेश वहां पे नहीं देता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 62 यह बताती है कि बीमारी के आधार पर देनदार को रिहा किया जा सकता है। 6 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए नहीं। जब डिक्री को राशि 5,000 रुपये से अधिक हो तो वहाँ पे उसको 1,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं, जब डिक्री की राशि 1,000 रुपये से अधिक हो। तो ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपको समझ में आएगा। और आपको जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम जो है ये जो आपको हमने बताया, तो यहीं से आपको जो है 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाने चाहिए, 60 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अगला आपका जो है 40 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप पूरी पीडीएफ को पढ़िए, वहां से आपको क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर का आपको क्वेश्चन हो सकता है कि डिक्री से ही आ जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।